नमस्कार जन टी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे मैदान हो या पहाड़ों, चारों तरफ शीतलहर और बरसात, बर्फबारी चारों तरफ देखी जा रही है। लेकिन राजस्थान में सियासी पारा गर्म हो रहा है। वहां कोई ठंड का असर नहीं है। 2023 यानी कि एक साल का वक्त, उससे भी कम समय में यहां चुनाव होंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं वैसे वैसे ही हमारे यहाँ पे सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार ने 4 साल के अपने कार्यकाल को पूरा करने का जश्न मनाया। जगह जगह पे प्रदर्शनियां की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही, राजस्थान से निकल करके गई है। बीजेपी की जनाक्रोश यात्राएं और अब जनाक्रोश सभाएं। जनवरी में बड़ा कार्यक्रम बीजेपी भी करने वाली है और कांग्रेस भी करने वाली है। कांग्रेस को यह लगता है कि ब्लॉक स्तर, जिला स्तर तक अब हमारी बातें जानी चाहिए। उधर बीजेपी एग्रेसिव है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, अन्य मुद्दों को लेकर के। लेकिन अब पेपर भी एक बड़ा मुद्दा हो गया। पेपर आउट हो रहे हैं, उसको लेकर के लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है। इनके तमाम नेता इस बात को लेकर के रणनीति बना चुके हैं। आने वाले दिनों में राजस्थान में ना बीजेपी को अवसर छोड़ने वाली, ना कांग्रेस और ना दूसरे दल। जैसे जिसको जो अवसर मिलेगा उसे भुनाने की कोशिश करेगा। तो चले, हमारा मजमून यही और हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र शर्मा साहब हैं। हमारे साथ मदन प्रजापत जी भाजपा से हैं। कांग्रेस से प्रतीक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। आने वाला दिन लगता है कि यूं भी जब चुनाव का वक्त दूर नहीं होता है तो और हलचल बढ़ जाती है। लेकिन मैं अब ये देखता हूं कि आने वाले दिनों की छोड़िए, अब तो ये रहता है कि 5 साल भी लगता है कि राजनीतिक दल चैन से नहीं बैठते हैं कि बस चुनाव होने चाहिए, चुनाव में जाना है हमारे को। वो ना सर्दी, ना गर्मी, ना बारिश, किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि ये सियासी योद्धा अगर इन्हें कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खैर, बात राजस्थान की। बीजेपी अपने अंदाज से सरकार का विरोध कर रही है। सरकार का मानना है कि फ्लैगशिप योजनाओं को अब जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए। जिलों में प्रदर्शनी हो गई, या ब्लॉक स्तर तक, मंडल स्तर तक हम इसको लेकर के जाएंगे। इसको लेकर के सभी जनप्रतिनिधियों का 28 तारीख को एक अधिवेशन भी बुलाया गया है जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में, बड़े स्तर पे होगा। तो ये मान सकते हैं कि एक को दूसरे का जवाब, दूसरे को सामने वाले का जवाब, इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, बेसिकली देखा जाए तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों दल है वो अपना धर्म निभा रहे हैं। बेसिकली हर पार्टी सत्ता में आना चाहेगी और आने के लिए उनको जो कुछ करना होता है उसमें सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि पब्लिक से आपका इंटरेक्शन हो, पब्लिक से आपका जुड़ाव हो। और जुड़ाव के जो जितने भी रास्ते हैं वो सब अपनाने ही अपनाने हैं। और वैसे भी अब तो दिसंबर जा रहा है, एक सप्ताह बचा है, इसके बाद में नया साल 2023 चालू हो रहा है। इसके अंदर दिसंबर के पहले पहले इलेक्शन होने हैं। 17 दिसंबर के पहले नई सरकार बन जाएगी। तो आप ये देख लीजिए, पूरा का पूरा जो नया साल है वो इलेक्शन मोड में होगा। क्योंकि सितंबर या ज़्यादा ज़्यादा माना तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। इससे पहले जनवरी के अंदर जैसे माना जा रहा है कि बजट आ जाएगा। बजट के बाद में क्रियान्वयन का ही टाइम मिलेगा। उसमें जितनी चीज़ें क्रियान्वित हो सकेगी उसके लिए तो 2 चीज़ें होगी। एक तो बजट के अंदर जो घोषणाएं होती है उनको जनता तक पहुंचाना, और दूसरी चीज़ ये कि 4 साल में जो कुछ किया है वो जनता तक पहुंचाना, और तीसरी चीज़ है कि जनता को अपने पक्ष में मोड़ना। ये जब सत्ताधारी दल का काम होगा तो विपक्ष का ये होगा कि वो सरकार की जो कमियां हैं उनको जाकर जनता के सामने उजागर कर सके। इसलिए दोनों दलों का ही, और जो अन्य दल है चाहे आप है या और दूसरे दल है, उनका भी यही मैंडेट रहेगा कि वो पब्लिक तक जाए, पब्लिक तक जाकर के अपनी बात बताए। सरकार के पक्ष में, विपक्ष में, जो भी अपना जो उनका पक्ष है वो अपना पक्ष रखे प्रभावी तरीके से। इसलिए इसमें तो अब तो होना है तो केवल यही है कि जनता के बीच में जाना है। अब सवाल इसके बीच में एक चिंता वाली जो बात हो रही है वो ये आ रही है कि जो चीन से जो खबर आ रही है और जिस तरह से कोविड को लेकर के जिस तरह की जारी हो रही है, एडवाइजरी जारी हो रही है, उन सब चीजों को भी ध्यान में रखना सभी दलों के लिए जरूरी हो गया है। बिल्कुल, वो भी एक तरह से कहा जा सकता है बड़ी धर्म की बात है कि वो भी एक सियासी धर्म है कि आप सबको निभाना चाहिए। ये एक बड़ी संकट वाली चीज है कि उसके हालात कैसे रहते हैं, क्या है, भगवान करे कि वो पहले वाला कोई असर नहीं हो और लोग उससे ज्यादा पीड़ित नहीं हो और सब सुख से रहे, यही अपन तो कामना कर सकते हैं। उसको देखते हुए, उसकी एडवाइजरी की पालना करते हुए, उसके प्रोटोकॉल की पालना करते हुए
पालना करने का दायित्व राजनीतिक सभी दलों का पे। भी हो जाता है और वो सभी आम का जन होता के है। लिए भी है वो, जी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं मदन जी आपके पास आना चाहूंगा। खैर, आप विपक्ष में हैं और विपक्ष के पास में होता है कि अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, और यही डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है। लेकिन कांग्रेस लगातार यह बात कहती है कि जो जन आक्रोश रैलियां थी उनमें भीड़ नहीं जुटी तो सभाओं पे ट्रांसफर किया गया, और अब सभाओं में भी भीड़ नहीं आ रही है, तो अब कोई नया तरीका खोजा जा रहा है जिसकी वजह से बीजेपी अपना बचाव कर सके। ये कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ये जब भीड़ नहीं जुटी तो एक से कदम एक में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, कि अभी पिछले दिनों में गोविंद सिंह डोटासरा को सुन रहा था, उनका कहना था कि स्थिति यहां ये बन गई कि राजस्थान के नेताओं के पास में दिल्ली में जवाब देने की स्थिति भी नहीं बन पा रही है। ये कांग्रेस का आरोप है, मेरा नहीं है। नहीं योगेंद्र जी, ये तो हास्य वाली बात है। इनका खुद का घर संभलता नहीं है, दूसरे के घर में झांकता करते हैं। लेकिन मैं आपको जनाक्रोश के लिए बता दूं, अब तो मीडिया है, और जिस दिन जनाक्रोश का आगाज हुआ था उस दिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और उसमें आप प्रेस नोट निकाल के देख लीजिए कि यात्रा 2 चरणों में चलनी थी, जिसमें से पहला चरण था कि 200 रथ जो है वो हर विधानसभा में पंचायत चौपाल करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे। दूसरा जो उसमें फेज था उसके अंदर विधानसभाओं में बड़ी सभा होनी थी। तो ये तो हम इनको ये कह के जनता को गुमराह करने की कोशिश, हाँ, जन आक्रोश सभाएं होनी है, पर वो विधानसभा के हेडक्वार्टर पे होगी। जो जैसे मान लीजिए दूदू विधानसभा है, चाकसू विधानसभा है, बल्लभनगर विधानसभा है, थानागाजी विधानसभा, तो उसके विधानसभा के हेडक्वार्टर पे। और इस बात का सत्यापन आप उस दिन का प्रेस विज्ञप्ति निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं सही हूं या गलत हूं। अब ये तो ऐसी बात कर रहे हैं। जनाक्रोश जो रथ था, उस रथ में जो मैं आपको बता दूं प्रकार क्या था कि उस रथ के साथ चलेगा, हम पत्रक बांटेंगे, घर घर संपर्क जो होता है ना, जनसंपर्क, उसमें कोई भीड़ जुटाने का काम नहीं है, कार्यकर्ता जाएंगे, घर घर संपर्क करेंगे। चौपाल पे जो सभा होती है नुक्कड़ सभा, और नुक्कड़ सभा या चौपाल सभा में मैं नहीं समझता कि 10,000 20,000 की संख्या की बात होती है, लेकिन वहां पे जो भी 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी, 250 आदमी जैसी जनसंख्या होती है, उसके हिसाब से नुक्कड़ सभा और चौपाल सभाएं हमने की है। मैं आपको बता दूं कि हम 1 लाख किलोमीटर चले, हमने 65,000 से ज्यादा चौपाल और नुक्कड़ सभाएं की है, और हमने जो राजस्थान की जनता ने हम पे विश्वास दिखाते हुए जो शिकायतें दर्ज करवाई है, वो 14 लाख के लगभग हमारे को पत्रक से शिकायतें मिली है, और 3 लाख से ज्यादा शिकायतें हमारे को मेल पे मिली है। इसी तरीके से जो हमने जनाक्रोश है वो किया। अब जो सभाएं हुई है, खत्म हुआ फेस पे, और विधानसभा की सभाएं हुई है, तो आप ये देखिए एक विधानसभा पे जो मैं अगर एवरेज लगाऊं, आज थानागाजी के अंदर सतीश पुनिया जी थे, तो 15,000 से ज्यादा ही भीड़ होगी, करीब 20,000 के मैं फोटोग्राफ्स आपको शो कर सकता हूं। इसी तरीके से कल उदयपुर शहर के अंदर 10 से 15,000 की भीड़ थी। इसी नगर आज जो उदयपुर शहर है, डूंगरपुर के अंदर 8,000 के लगभग जनसंख्या थी। बल्लभनगर जो है उसमें हमारी प्रदेश प्रभारी थी। कुल मिलाकर के आप कहना चाह रहे हैं कि हजारों लोग उसमें उमड़ करके आ रहे हैं। कोविड में भी आप बुला रहे हैं इतनी भीड़। देखिए, अभी कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी जो हम पालना कर रहे हैं, अगर सरकार ना कर देगी सभा करना तो हम नहीं करेंगे, तो हम तो जो गाइडलाइन आएगी। लेकिन ये निश्चित है कि जब से कोविड का आया है तब से हमने कोविड का वो प्रोटोकॉल का पालन करते अपना हैं। एजेंडा नहीं है अपना। आप प्रतीक सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी की आक्रोश सभाएं चल रही हैं, जैसे कि अभी मदन प्रजापति जी ने बताया कि ये सेकंड फेज है हमारे विरोध आंदोलन का, और उसमें विधानसभा क्षेत्रों में जाके सभाएं कर रहे हैं। 28 तारीख से आपके यहाँ पे भी गतिविधियां बड़े स्तर पे होने वाली हैं। 28 को एक आपने बड़ा सम्मेलन बुलाया है, और उसके बाद में जो आपके पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि हम मंडल तक जाएंगे, पंचायत तक जाएंगे, गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाएं और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध में, बीजेपी की नीतियों के विरोध में। तो क्या रूट लाइन, कैसे दोनों तरफ ही एक दूसरे का विरोध होगा? देखिए, पहले अगर मैं जन आक्रोश यात्रा जो भाजपा की चल रही थी उसकी बात करूं तो अभी मदन जी बोल रहे थे बहुत भीड़ आ रही है, बट 1 तारीख को जब जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई थी तो हमने सभी ने फोटो देखी है, वहां कुर्सियां खाली पड़ी थी जब जेपी नड्डा जी आए थे। तो पता नहीं कैसी भीड़ आ रही है, शायद मिस्टर इंडिया बनकर आके आए होंगे लोग जो दिखाई नहीं दे रहे थे। आप हमारी बात करेंगे तो 28 तारीख को एक अधिवेशन बुलाया जा रहा है जिसमें संगठन के सारे लोग सम्मिलित होंगे, और हम आपस में विचार विमर्श करेंगे कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको किस प्रकार से राजस्थान सरकार की जो योजना है उसका फायदा मिले। हम जन जन तक जाएंगे, उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे, और हमारी जो फ्लैगशिप योजना है जिसका आप देखें, चाहे चिरंजीवी योजना की बात कर लीजिए, आप चाहे से कोचिंग, अनुप्रति कोचिंग की बात कर लीजिए, चाहे से आप हम जो बेरोजगारी का जो बनरेगा था उसको शहरी रोजगार के अंदर लेके आए, तो इस तरीके की सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का काम हम करेंगे। एक मेरा सवाल और होगा कि राहुल गांधी को कई समस्याओं के लेटर मिले, जो गोविंद सिंह जी डोटासरा भी, क्योंकि इनके यहाँ भी बड़े पुलिंदे मिले हैं
कि लोगों की शिकायत की, किस तरह के लेटर मिले आप लोगों के यहाँ पे? कुछ शिकायती पत्र मिले हैं कि जो समस्याओं से जुड़े पत्र मिले हैं? देखिए, समस्याएं कुछ जो जन आधारित जो हैं, जो लोगों को रोजमर्रा की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड शायद ज्यादा मिले हैं। लेकिन जो समस्या से ज्यादा जो लोग मिले थे उनका ये कहना था कि हम लोगों को, जैसे राहुल जी ने भी अपने जो सभाएं उसमें बोला कि हमारा किस तरीके से फ्री इलाज हो रहा है, किस तरीके से हम लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके की हमारे को राजस्थान सरकार की जो नीतियां हैं उसका लाभ हो रहा है, तो ये लोग ज्यादा मिले थे। जो छोटी मोटी समस्याओं के अगर कोई पत्र मिले हैं तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी और जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनको राहुल गांधी जी ने बताया था उसके बारे में, और उसके लिए हम लोगों की एक रूपरेखा तैयार करके और उसके साथ भी हम काम कर रहे हैं कि जन को जितनी भी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं हो और उसका निराकरण जल्द से जल्द हो। राजेंद्र जी, एक बड़ा सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा कि ये जन समस्याओं के निराकरण के लिए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी की सरकार थी तब भी और कांग्रेस की सरकार अभी है, इनके यहाँ देखिए जन सुनवाई का टाइम मुकर्रर कर रखा है मंत्रियों के यहाँ पे, विधायक अपने स्तर पे करते हैं, ठीक है, प्रभारी मंत्रियों को बाध्य किया हुआ है कि आप भी जाएंगे, पूरी व्यवस्था कर रखी है। पीसीसी में भी इन लोगों ने पिछले दिनों तक जन सुनवाई कर रहे थे, यात्रा की वजह से पोस्टपोन किया हुआ है अभी। ऐसे ही बीजेपी के वक्त में वसुंधरा जी तो खुद जाकर के संभाग और जिला स्तर पे जन सुनवाई करती थी, यहाँ पे ऑफिस में कंटिन्यू जन सुनवाई चलती थी, फिर भी आप कहीं चले जाओ एक बड़ा पुलिंदा रेडी मिलता था। क्या माने कि जनता की सुनवाई नहीं होती है, या फिर जनता की अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, या अपेक्षाएं बढ़ना लाजमी है कि जब कोई सुनता ही नहीं है तो लगता है कि अब की बार शायद मेरी सुनवाई हो जाए। ये पेंडेंसी तो नहीं है कहीं पब्लिक उसे जब अवसर मिलता है तभी वो नेताओं को पकड़ा देती है? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि देखिए ये तो एक परंपरा सी हो जाती है कि जब कोई नेता या कोई भी मंत्री या जो भी कोई विपक्ष के नेता हो चाहे कोई भी हो, जब आते हैं मोहल्ले के अंदर किसी भी क्षेत्र में आते हैं तो पब्लिक के अंदर दोनों पक्ष के लोग ही होते हैं और वो देखते हैं किस मौके का कैसे फायदा उठाया जाए। उस मौके का फायदा उठाने के लिए वो अपनी कोई न कोई डिमांड, चार्टर या और कोई दूसरी समस्या को लिखा करके दे देते हैं। इसलिए इसके प्रति तो इतनी ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए दोनों पक्षों को ही, क्योंकि अभी आपने खुद में कहा कि वसुंधरा जी के टाइम पे कैसे क्या होता था और इनके टाइम पे भी हो रहा है। जन सुनवाई पीसीसी कार्यालय में होती थी, वसुंधरा जी के टाइम पे बीजेपी ऑफिस पे हो रही थी, बीजेपी ऑफिस में हो रही थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और जगह जगह जहाँ वसुंधरा जी जाती थी वो खुद भी करती थी इन चीजों को। इसलिए देखिए ये तो एक परंपरा। अच्छा, जो बड़े इशूज होते हैं वो बड़े इशूज तो सबके सामने वैसे ही आ जाते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कितने आपको प्रार्थना पत्र मिले हैं, कितनी शिकायतें मिली, क्या मिली नहीं, इन चीजों को ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, इनको ज्यादा महत्व देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि ये तो एक जनरल टेंडेंसी है। पर एक्चुअल में वास्तव में कोई जनता को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका तो निराकरण करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई सी पार्टी हो। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि देखिए इस समय सरकार कांग्रेस की है, जवाबदेही कांग्रेस की है, बिल्कुल। पेपर प्रकरण को लेकर के बीजेपी काफी एग्रेसिव है। कहा तो ये जा रहा है कि आपके वक्त भी हुए थे, लेकिन इन जवाबों से जनता संतुष्ट होगी? देखिए बेसिकली इससे जनता में तो असंतोष होगा, युवाओं में भी असंतोष होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर कई चीजें ऐसी होती है जिसके अंदर मतलब आप लाख प्रयास करो तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। अपन यहाँ बैठे 4 आदमी में से एक आदमी के मन में क्या चल रहा है इसको आप इस, हालांकि अब आप उसको कहोगे कि विपक्ष पार्टी है या दूसरे लोग कहेंगे साहब ये इंटेलिजेंस की फेलियर है या दूसरी चीजें, पर कहाँ किसके मन में कैसे और किस तरह की गूढ़ता चल रही है उसको एक पकड़ना बहुत बहुत मुश्किल काम है इतने बड़े प्रदेश के अंदर। और इस तरह की घटनाएं अन्य प्रदेशों में हो रही, पर इसके प्रति कोई ना कोई ऐसा है कि इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा जिससे कि युवाओं का भविष्य खराब नहीं हो। बड़ा नासूर बनता जा रहा है। हाँ। चलिए मदन जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए बात सही है कि आप लोग आक्रामक होना लाजमी है आप लोगों का, आप कह सकते हैं, आप सरकार से जवाब मांग सकते हैं, सड़क में मांगे चाहे सदन में मांगे, लेकिन इसमें कुछ लगता है कि परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। देखिए जो यूथ है वो इस प्रदेश का है, आप लोग राजस्थान के हैं, होना क्या चाहिए? विरोध तो बिल्कुल होना चाहिए। इन लोगों ने भी आपके वक्त में जब हुआ तो विरोध किया, आज आप लोग विरोध कर रहे हैं। पहले जवाबदेही आपकी थी, आज जवाबदेही इनकी है। सख्त कानून बन गया उसके बावजूद भी नहीं रुक रहा है ये, तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन का विचार है कि केवल बस अपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? मैं योगेंद्र जी आपका भी दे देता हूं जवाब और प्रतीक जी का भी जवाब दे देता हूं। प्रतीक जी कह रहे थे कि जन आक्रोश यात्रा की बता रहे थे, तो मैं इनको छोटा सा बता देता हूं कि उन्होंने सदस्यता अभियान चलाया था और उस सदस्यता अभियान में राजस्थान के जो प्रभारी थे
माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। दूसरा प्रकरण, डोटासरा जी जब ये आंदोलन कर रहे थे, जब ये कहते कि मंत्री आता है, उनका गनमैन आता है, आपके साथ जनता कोई भी जो है ये अनशन में इन आंदोलनों के अंदर नहीं आती है। ये ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे इसका सत्यापन हो जाएगा दोनों का। तो ये तो इनकी ये है कि इनके साथ कौन जुड़ना चाहता है, कौन नहीं जुड़ना चाहता। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा है कि हम बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं, सरकार ने की है। बिल्कुल योजनाएं लाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार खड़े होते हैं और घोषणाएं ऐसे करते हैं खड़े होकर, मैं युवाओं का बजट, किसानों का बजट, और ये इसमें से इन्होंने कहा चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना की जो पोल जिन्होंने खोली, मैं वो भी कर रहा हूँ। सवाल मेरा छोटा, देखो टाइम बहुत कम रहेगा, फिर अपन मैं टू द पॉइंट जाना चाह रहा हूँ। इन पे अपन खूब चर्चाएं कर चुके हैं, चिरंजीवी योजना नहीं बता रहे हैं, इसलिए बता नहीं, मैं तो उस पे जाना चाहूंगा कि पेपर आउट, हाँ, ये बड़ा मुद्दा है, मैं उस पे चर्चा करना चाहूंगा कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन नजर आता है? कभी चर्चा होती है कि सब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, जो इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति होती है सरकार की, इच्छा शक्ति होती है सरकार के मुखिया की, इच्छा शक्ति होती है सरकार के मंत्रियों और विधायकों की, और इच्छा शक्ति होती है विधानसभा की। विधानसभा की इच्छा शक्ति से कानून बन गया, ठीक है, लेकिन उस कानून की जो पालना होनी चाहिए वो आपने पालना नहीं कराई। और जैसे ही कानून बना, आपके इनके शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमने ऐसा कानून बना दिया है कि पेपर लीक होने का सवाल ही नहीं उठता है, अब देख लेंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये कहा शिक्षा मंत्री ने, दूसरे दिन पेपर लीक हो गया। दूसरा पेपर लीक कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। प्रश्न चिन्ह ऐसे लगता है योगेंद्र जी, जो लोग पेपर लीक में, रीट में 26 लोग पेपर के अंदर इन्होंने गिरफ्तार किए और 26 के 26 छोड़ दिए। डीपी जारोली को इन्होंने कहा कि वो बोल रहा है कि मैं राजनीतिक भेंट चढ़ गया। आप और हम इसी चैनल पे बैठे हुए थे, इनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि डीपी जारोली आप ढूंढ के दे दो, और इन्होंने उसको जोधपुर जो है कॉलेज का वो बना के लगाया हुआ था। इसी तरीके से आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो लोग पेपर चोरी में अंदर गए जेल, वो इनके भारत जोड़ो यात्रा में आई कार्ड लगा के घूम रहे थे। एक मंत्री जिसके बेटे को पेपर चोरी था, उसको बनाया। एक प्रदीप जी हैं जिनकी पत्नी को बोर्ड का सदस्य बनाया। ये नाम वो हैं जो ऑन रिकॉर्ड मीडिया के अंदर उपलब्ध है, और मैं बिल्कुल अपनी उससे कह रहा हूं, ऐसे लोगों को तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। पेपर लीक नहीं हो रहा है, आप इसको पेपर लीक बोलते हैं, मैं पेपर लीक नहीं बोलता हूं। क्यों नहीं बोलता हूं योगेंद्र जी? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, पेपर चोरी करवाया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर। ये किसी व्यक्ति या कोई आदमी कर रहा है क्या? आपने दिए उदयपुर में पेपर चोरी लीक हुआ है अभी, उसमें एक कोचिंग सेंटर है वो जो बस में 45 लोगों को बिठा के और कहीं लेके जा रहा है। तो पेपर कहीं पे भी लीक नहीं हो रहा है, पेपर बेचे जा रहे हैं। और इसमें सरकार के मंत्रियों के नाम आए, सुभाष गर्ग का नाम आया, आज तक पूछताछ नहीं हुई। सीएम के ओएसडी का नाम आया, आज तक पूछताछ नहीं हुई। जितने इन्होंने जिन लोगों के नाम आए, सबको बचाने का काम अगर किसी ने किया तो सरकार ने किया। अच्छा, पेपर लीक करके पैसा कहां जा रहा है? तो पैसा फिर मैं बोलूंगा, फिर आप मेरे को बोलोगे कि यार आप ऐसी बात करते हो मदन जी। पैसा वहीं जा रहा है जहां उसकी आवश्यकता है, एक बात जो लॉन्चिंग के अंदर जा रहा है। एक बात मैं जानना चाहूंगा, सुभाष गर्ग हो चाहे सीएम को ओएसडी हो, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, नाम किस में आया? मतलब कोई जांच रिपोर्ट में आया उनका नाम? जांच रिपोर्ट में आप मीडिया रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं आप? मैं मीडिया नहीं, अगर कहीं पे भी नाम आया है किसी भी जांच एजेंसी में, है ना, जांच एजेंसी में, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार बुला के पूछते। खुद डीपी जारोली ने कहा, आप सुनिए, डीपी जारोली ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि मैं राजनीतिक भेंट चढ़ गया। सर, मैं सुभाष गर्ग की, सीएम के ओएसडी की बात कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात है अगर आप कह रहे हैं कि किसी एजेंसी के उसमें नामजद हैं और उनसे पूछताछ नहीं की गई है। सर, एजेंसी नाम तो जब आ रहा है, कहीं पे उछल रहा है, आग लग रही है, धुआं उठ रहा है, तो एजेंसी पूछती ना उनसे। भाई एजेंसी को अगर वो पाक साफ है तो एजेंसी इन्हीं की एजेंसी है ना, एसओजी इन्हीं की सरकार, इन्हीं की एजेंसी। तो फिर क्यों नहीं वहां जाके सुभाष गर्ग और उनके नाम आ रहे? अच्छा, क्यों आया ये बताइए? स्ट्रांग रूम 2 चाबी, राजीव गांधी स्टडी सर्कल क्यों लगाए प्राइवेट को? ये तो आप योगेंद्र जी, अगर आंख में पट्टी बांध के हम इसको अगर खोदना चाहें कि ऐसा होता तो करना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल। तो इसमें कोई डाउट दिया है, किरोड़ी लाल जी ने दी थी लिस्ट, कहां गई? चलिए जवाब एसओजी को दी, कहां गई? तो ये जो है, दिलवाता हूं ये पैसा सरकार खुद ही नीलाम करवा रही है। अच्छा, नीलाम देखिए, पेपर नहीं होता है, लीक पेपर नहीं हो रहा, ईमान हो रहा है नीलाम। ईमान तो इनके पास है ही नहीं। युवाओं का भविष्य हो रहा है, एक माँ बाप की मेहनत हो रही है, किसान की मेहनत हो रही है, मजदूर की मेहनत हो रही है। एक बच्चा जब पढ़ता है ना, तो पूरे परिवार की मेहनत उसके साथ लगती है। सरकार किसी की भी हो, पहले जो होता था नकल बोलते थे हम, अब पेपर लीक बोल रहे हैं। नकल में, पेपर लीक में और पेपर नीलाम में, इन तीनों चीज में आपको डिफरेंस करना पड़ेगा योगेंद्र जी, आज आपको यहां बैठ के। चलिए प्रतीक जी, आपने सवाल सुने सारे, क्योंकि जवाब आपको देना है, आपकी पार्टी की सरकार है। मैंने उस दिन भी बात की थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट जा रहे हैं आज मदन प्रजापत जी, कि पहले की चीजों से सबक नहीं लिया, इस वजह से ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं।
देखिए, मदन जी की एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि हाँ सही में कि जो अभ्यर्थी है उनके लिए एक बहुत दुखद होता है इस तरीके की चीजें करना। लेकिन ये बोल रहे हैं अगर पेपर बिक रहा है तो 2016 और 2018 में जब इनके टाइम पे रीट का जो पेपर लीक हुआ था वो क्या इनकी सरकार के मंत्रियों ने 1 लाख की भर्ती वसुंधरा जी ने कराई थी। एक सफलतम पेपर करवा के बता दो। मैंने नहीं बोला था आपके पास इनका जब खुलने लगती है ना पोल तो फिर चिल्लाने लग जाते हैं भाजपा के। 2014 के अंदर आरएएस और आरजेएस का पेपर जब लीक हुआ था तो वो किसने कराया था? वसुंधरा जी ने कराया था या इनके नेताओं ने कराया था? आप ये देखिए, इन्हीं की करने का फल भुगत रहा है राजस्थान कि इन्होंने इनके टाइम पे रीट के टाइम पे 100 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। आप देखिए उठा करके, हमारे समय में हमने सख्त कानून लेकर के आए। जब 2022 में कानून आया मार्च में तो इन्होंने विरोध किया विधानसभा में, बोले पहले से कानून मौजूद है, नए कानून लाने की जरूरत क्या है? क्यों किया उस टाइम पे विरोध? दूसरी पेपर लीक की अगर आप बात कर रहे हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात सब जगह की समस्या है। तो केंद्र सरकार उसके ऊपर कोई कानून ले आए ना, क्यों नहीं लेके आते कानून? आप कानून लाना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते। कोई काम करता है तो उसके अंदर कानून विपक्ष, केंद्र सरकार आपकी है ना, छोड़िए मनाएंगे तो कानून, आप छोड़िए ना सरकार, क्यों नहीं छोड़ते फिर? और अगर आपकी जिम्मेदारी है तो आप जिम्मेदारी से मत भागिए। हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। पेपर लीक हुआ तो उसका जो उजागर है वो राजस्थान की पुलिस ने किया है, कोई भाजपा के नेताओं ने नहीं किया है, वो राजस्थान पुलिस ने किया। मत बोलिए आप, ये गलत बोल रहे हैं। किसने किया? उदयपुर का किसने किया? आपने किया था जाकर के वहां पे? राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा है उनको, जो नकल वो कर रहे थे। उसके बाद में त्वरित दिखाते हुए आरपीएससी ने सेम डे उसकी तारीख कर दी, जारी किया। 29 जनवरी को उसका एग्जाम हो जाएगा। उससे पहले भी 21, 22, 23, 24 को एग्जाम हुए और भी सिर्फ एक पेपर जो हुआ है वो लीक होने के लिए जो लोग बस में जा रहे थे उनको पुलिस ने पकड़ा और वही पेपर कैंसिल करके 29 जनवरी को पेपर करवाया। सोल्यूशन है क्या ये? सोल्यूशन ये नहीं है। सोल्यूशन तो कानून बनाया ना हमने। आप देखिए बीच में बहुत बोलते हैं, या तो आप रखिए सुनने की, मदन जी, आप थोड़ी तय करोगे आऊंगा नहीं बोलने का। आप सुने पहले पूरी बात, आपके बीच में बोला था नहीं, आपके आज ही को सभ्यता। अरे आपसे राजस्थान के युवाओं का भविष्य नीलाम आपने पेपर बेचे, आपने पेपर बेचे, 14 में पेपर बेचे आपने। और जो सावन का अंधा होता है उसको हरा हरा ही नजर आता है, चोर को हर आदमी चोर सारे लोग कि आपने खुद ने पेपर बेचा है तो आपको लगता है कि लोगों ने पेपर बेच दिया। चलिए मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए एंडलेस है ये मुद्दा, लेकिन जवाबदेही जो होती है वो सरकार की होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम किसी सॉल्यूशन पे पहुंच पाएंगे ऐसे कि हाँ वास्तव में क्या होना चाहिए, या तो सख्त कार्रवाई जिसका एक मैसेज जा सके, उसका कहीं अभाव दिखता है आपको? देखिए जो हमारे पूरे सिस्टम के अंदर जो जांच की प्रक्रिया है ना, वो इतनी लंबी है कि उस पर कार्रवाई बहुत अरसे बाद में होती है। उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। ठीक बात है। ठीक। दूसरी, अब ये एक समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है और आज की नहीं है, काफी लंबे टाइम से चल रही है। तो इसका कोई ना कोई हल खोजने के लिए तो चाहे तो ऑनलाइन कोई व्यवस्था हो, पर ऑनलाइन में भी अपने देख चुके हैं कि पहले किस तरह से कंप्यूटर कहीं रखा गया, उसके तार कहीं जोड़े गए और फिर किस तरीके से लीक हुआ। तो कोई ना कोई फुल प्रूफ ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा जिससे कि युवाओं के साथ किस तरह की ज्यादती नहीं हो, उनके भविष्य के साथ किस तरह का कोई खिलवाड़ नहीं हो। इसके लिए केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा, राज्य सरकार को भी सोचना पड़ेगा। एक दूसरे के ऊपर कानून बनाने का आरोप प्रत्यारोप से कोई हल निकलने वाला नहीं है इसके अंदर। तो मेजर ये फोकस होना चाहिए कि वास्तव में युवाओं का भविष्य युवाओं के भविष्य आरोप प्रत्यारोप चलने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए अवसर मिलेगा तो कोई भी पीछे नहीं रहना चाहेगा, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। केंद्र सरकार की ओर से अगर कोई बात आएगी तो बीजेपी ये भी जोड़ना चाहूंगा, योगेंद्र जी ये भी जोड़ना चाहूंगा कि कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उसके टाइम के अंदर पेपर लीक जैसी घटनाएं हो या इस तरह की चीजें हो। पर अब सारे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं पोल है, अब उसको कैसे दूर किया जाए इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। आप कुछ कह रहे हैं मदन जी? मैं योगेंद्र जी ये कह रहा हूं कि सरकार में रह के भी, और आप ये कह रहे हो कि विपक्ष की जवाबदेही है और लूज पॉइंट है। अरे सुनिए आप देख लीजिए, बोलते थे ना तो फिर आप सुने नहीं, जवाबदेही ना, आप ये बोल रहे हैं ना, अगर आप सुनोगे नहीं तो ये नहीं कहा इन्होंने, जवाबदेही की बात। अब अगर ये बोलने नहीं देंगे तो कैसे सुनेंगे? इनका ये कहना है कि स्टेट्स तो बनाई रहे, केंद्र भी कोई ऐसा सख्त कानून लेकर के आए जिससे मैं जवाब दे बाध्य होना पड़े, मानना ही पड़ेगा। योगेंद्र जी मैं जवाब दे देता हूं, इनसे सरकार चलती नहीं है,
राहुल गांधी की लॉन्चिंग में 500 करोड़ रुपए खर्च युवाओं का भविष्य बेच के लेते हैं। ये कह रहे पिछली सरकार में पेपर लीक हुए। अरे 4 साल के अंदर 11 पेपर लीक करवा दिया, शर्म आती नहीं है? गली गली चोरे मिनी मुख्यमंत्री खड़े कर दिए, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए मिनी मुख्यमंत्री खड़ा कर दिया। और आप बात करें जनता में नकारने की, चुनाव छोड़ दो। आपके राजेंद्र गुड़ा जी कहते हैं, 11 में जाएंगे, दिव्या मदेना कह रही है साइकिल में जाएंगे, दिव्या मदेना कहते हैं साइकिल में जाएंगे। आपको जनता ने राशन गिना रहे हो मेरे को, निकम्मी निकृष्ट सरकार गिना रहे हो। बलात्कार में नंबर 1 सरकार, युवाओं का भविष्य बेचने में नंबर 1 है। सर पेपर पे चल रहे हैं कि बलात्कार पेपर पे, अरे सर ये पेपर का तो सब पे है, पेपर पे ही चलिए ना। 11 पेपर लीक है इनकी सरकार में 4 साल में, और एक भी पेपर, एक भी सफलतम परीक्षा का एग्जाम्पल दे दे यहाँ बैठ के। मेरे मित्र बैठा ना, दे दे यहाँ। नौकरियां दी। आज राजस्थान में युवा बेरोजगारी के कारण सबसे ज्यादा आत्महत्या कहाँ करता है? राजस्थान में करता है सबसे ज्यादा। अरे आपके कहने से बड़ी, आप बड़ी पढ़ के आते हो ना, आप पढ़ के आते हो जब तो नीलाम हो रहे हैं, जब तो नीलाम हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री खा जाता है युवाओं का, अरे युवाओं का भविष्य शिक्षा मंत्री। अरे गोविंद सिंह डोटासरा के घर से 5 आरएस बन गए, 5 आरएस बन गए गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ से। आपने सरकार को, राजस्थान की जनता को लूट कोर्ट में योगेंद्र जी कोर्ट में क्यों गए? योगेंद्र जी आप कोर्ट में यही कारण है क्योंकि इनको मालूम है कि ये सरकार में आएंगे नहीं। आप लूट जगह तो लूट लो, समय हो चुका। मैं आप तो सब राजस्थान की जनता जवाब दे देगी। मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका है। ये सियासी जो रंगत आपको दिखाई दे रही है एक सैंपल है, आने वाले दिनों में आपको इसी तरह से तीखे बांध दिखाई देंगे। मैं कह रहा था आपको कि बेशक शीतलहर चले, लेकिन राजनीतिक गर्माहट राजस्थान में आने वाले दिनों में आपको व्यापक रूप से दिखाई देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, हमारे दर्शकों का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।